वेलकम टू सिलेबस रीटर क्लासेस। कल की क्लास में आपने जाना समास कहते किसे हैं, आखिर समास होता क्या है। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल होता है। यह जिसके आधार पर होता है उसे सामसिक शब्द कहा जाता है। अर्थात जो मेल होता है वह सामसिक शब्द किसे कहते हैं। तो जो समास के नियमों के आधार पर जो शब्द बनते हैं उसे सामसिक शब्द कहते हैं। कल आपको उत्तर पद और पूर्व पद हमने बताया कि पूर्व पद कौन सा होता है, उत्तर पद कौन सा होता है। प्रधानता के दृष्टिकोण से कौन कौन से समास होते हैं ये बताया है। और समास में सबसे पहले मैंने अव्ययभाव बताया, तत्पुरुष बताया। तत्पुरुष में आपको कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष के बारे में कल की क्लास हमारी हो चुकी है। आगे हम कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि के विषय में पढ़ेंगे। कर्मधारय और द्विगु ये दो ऐसे समास हैं जिसे प्राचीन के जो व्याकरणविद होते थे, व्याकरण के ज्ञाता होते थे, उन्होंने इसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना था। लेकिन वर्तमान में इसे जो व्याकरण के ज्ञाता हैं उन्हें अलग भागों में इसे विभक्त किया, अर्थात अब समास के 6 प्रकार होते हैं। इन्हें क्यों पहले तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता था इसे हम आगे आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम जगह देखने को मिलती है, जानने को मिलती है। कर्मधारय समास क्या होता है? प्रश्न ये बनता है कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो जिस समस्त पद में उपमान उपमेय जो शब्द होता है, जिसमें उपमान उपमेय का संबंध हो, यही नहीं विशेष और विशेषण का संबंध हो। इसमें होता क्या है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद नहीं, उत्तर पद प्रधान। जैसे कमल नयन, कमल नयन यह एक शब्द है, कमल नयन। कमल नयन से आप जब शब्द सामने आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? जिसके नयन कमल के प्रकार हो, कमलों के जैसे जिसके नयन हो। चरण कमल, जिसके चरण कमलों के तरह हो। ठीक है, एक उदाहरण आपको बहुत ही प्रसिद्ध है, प्राण प्रिय। वो प्रिय कैसा? प्राणों जैसा, प्राण प्रिय, प्राणों जैसा। कमल नयन अर्थात कमलों जैसे नयन हो, जिसके नयन किस प्रकार हो, ये पद यहाँ पे प्रधानता है। किस पद की प्रधानता है? नयन की। कमल गौण पद है, यहाँ पे दिखाई देता है। और इसमें संबंध कैसा है? तो इसमें संबंध है विशेषण विशेष्य का संबंध है। किसकी विशेषता? नयन की विशेषता कौन बता रहा है? कमल। कमल किस प्रकार का है? नयन किस प्रकार से है? कमल के प्रकार से। तो इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध आपको जहां भी दिखाई देगा, जिन शब्दों में दिखाई देगा, वह कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी इसमें है, आप देख सकते हैं। जैसे देह लता, लाल मणि, इस प्रकार के उदाहरण। लाल मणि, मणि कैसा? लाल मणि। नील मणि भी हो सकता है, श्वेत मणि भी हो सकता है, नील मणि है, श्वेत मणि, इस प्रकार के जितने भी उदाहरण देखें जिसमें आपका उपमेय उपमान का संबंध हो या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उस प्रकार के उदाहरण जब भी आप देखिए तो वहां पे सीधा आपका उत्तर लगना चाहिए कर्मधारय समास के उदाहरण। मैं आपको बताऊंगा कि कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, यही सब क्लियर होगा। जिस द्विगु समास में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, और प्रधानता के दृष्टिकोण से दूसरा पद प्रधान हो, तो वह कौन सा समास होगा? वह सीधा सीधा द्विगु समास कहेंगे उसे। अब इसे देखते हैं। जैसे आप देखते हैं दोराहा, तिराहा, चौराहा, दुपट्टा, तिरंगा, जिसमें पहला पद जो आपका है, जैसे आप तिरंगा में देखिए, तिरंगा एक शब्द है, तिरंगा में आप देखेंगे तो इसमें ये पहला जो वर्ण है वह क्या है? वह वर्ण आपको बताता है कि यह संख्यावाचक है। दूसरा जो रंग की बात की जा रही है, अगर यहां पे दुरंगा भी होता, चौरंगा भी हो सकता है, लेकिन पहला पद होना चाहिए आपका संख्यावाचक और दूसरा पद की प्रधानता होनी चाहिए। पद की प्रधानता यहाँ पे दूसरा रंग की बात की जाए, रंग का तिरंगा हो या दो रंगा हो, चौराहा हो या दो राहा हो, तिराहा हो, लेकिन प्रधानता आपके दूसरे पद में है, अर्थात जो है पूर्व पद नहीं उत्तर पद की प्रधानता है और इसमें पहला पद आपका संख्यावाचक है। वहां पे आप द्विगु समास सीधा उदाहरण में आप सही करेंगे। एक चीज और भी है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु को रखा था। कारण क्या था? तत्पुरुष समास में भी
उत्तर पद प्रधान होता है, ना कि पूर्व पद। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान है, ना कि पूर्व पद। और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान है, ना कि प्रथम पद। तो इस आधार पे जो प्राचीन समय के व्याकरणविद थे, उन्होंने कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा था। अब एक समास जहां से प्रश्न लगभग, अगर आपको प्रश्न बनेंगे तो उसमें से लगभग 40 से 50% जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को दृष्टिकोण से देखा जाए तो द्वंद्व और बहुव्रीहि बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वंद्व और बहुव्रीहि। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व शब्द में क्या आता है? जिसमें दो चीजों में द्वंद्व चल रहा, दिन रात। दिन रात, रात और दिन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन संबंध है इनके बीच में, दिन और रात। जब हम कहेंगे दिन और रात, दोनों पद क्या है? प्रधान है। दिन और रात दोनों पद की प्रधानता है अपनी अपनी, लेकिन इसे संयोजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ा जाता है, दिन रात। तो जहां पे संयोजक चिन्ह आप देखते हैं इस प्रकार से कि संयोजक चिन्ह के माध्यम से जुड़ा है, तो आप वहां पे सीधा अर्थ मारेंगे द्वंद्व समास है। माता पिता, भाई बहन, तथा एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको इसमें देना चाहूंगा, नदी नाले। नदी नाले, गुण दोष। एक है गुण और दोष, इसको लिखेंगे कैसे? गुण दोष। गुण दोष जहां पे आपको संयोजक चिन्ह दिखाई देता है, इसको जब अलग करेंगे तो और संयोजक के माध्यम से दिखाई देगा, और के माध्यम से दिखाई देगा। जब भी इस प्रकार के शब्द आप देखिए तो वहां पे आप सीधा द्वंद्व समास का ये उदाहरण आपको दिखाई देगा। द्वंद्व समास का ये उदाहरण होगा। साथ में बहुव्रीहि समास एक सबसे अलग समास है। बहुव्रीहि समास में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कोई अन्य ही पद, ना ही उत्तर पद प्रधान है ना पूर्व पद, इसमें कोई तीसरा पद ही प्रधान था। तीसरे पद की तरफ इशारा किया जा रहा है यहाँ पे, ना ही पूर्व पद की तरफ ना उत्तर पद, तीसरे पद की प्रधानता है, तीसरे पद की बात की जा रही है। इसमें जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं तो बहुव्रीहि, जैसे एक महादेव, महादेव, लंबोदर, लंबोदर, ये दो शब्द देखिए। महादेव, यहां पे शब्द सबसे बड़ी चीज है, इसमें आप कई जगह बच्चे कर्मधारय मार के चले आते हैं, कर्मधारय नहीं होगा। वह देवों में जो सबसे महान है, किसकी बात की जा रही है? भगवान शिव की बात की जा रही है। अर्थात जहां पे जिसके माध्यम से आप तीसरे किसी की बात कर रहे हैं, वहां पे आप बहुव्रीहि समास की बात है। लंबा है जिसका उदर, वह कौन है? लंबोदर। लंबोदर किसे कहा जाता है? भगवान गणेश को लंबोदर कहा जाता है। गिरि को धारण करने वाला, एक उदाहरण है गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर। अगर आपके क्वेश्चन में है गिरिधर, गिरिधर ये कौन सा समास है, प्रश्न आता है, तो गिरिधर कौन सा समास है? आप यहां पे ये नहीं कहेंगे कि इसमें उपमेय उपमान का संबंध है या अन्य कोई संबंध यहां पे दिखाई देता है। यहां पे सीधा सीधा देख रहे हैं गिरिधर, अर्थात गिरि को धारण करने वाला, पहाड़ों को धारण करने वाला, वह कौन है? वह किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। गिरिधर अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। उन्हें गिरिधर भी कहा जाता है, उनका एक पर्यायवाची भगवान श्री कृष्ण का गिरिधर भी है। यहां से आप पर्यायवाची भी देख लिए। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो आपके 6 समास पूरे होते हैं। 6 समास के साथ तत्पुरुष समास के जो अन्य 6 प्रकार जो भागों में बांटे गए हैं वह समाप्त होते हैं। समाज से जो आने वाले जो प्रश्न हैं, लगभग 100 प्रश्नों को हम आपके सामने कल या परसों की क्लास में लेकर आएंगे, जो पीपीटी माध्यम से होगा। और उसे आप जब 100 प्रश्नों को कर जाएंगे तो आप देखेंगे समाज से जो भी प्रश्न बनते हैं बड़े आसान से होते हैं। बस समझ इस बात की होती है कि द्विगु और द्वंद्व में अंतर क्या है, बहुव्रीहि कहता क्या है, किसे बहुव्रीहि कहा जाता है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव, ये सब एक ही इसी प्रकार से उसकी डेफिनेशन को मैं आपको बता चुका हूं। आसान शब्दों में आपको बताने का पूरा प्रयास किया गया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई प्रश्न आपके बनते हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।